नमस्कार स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th की हिस्ट्री का, उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखो, राष्ट्रवाद को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राष्ट्र क्या होता है। उसके बाद हम राष्ट्र का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एक जो स्टोरी है, जो यूरोप के इतिहास में एक लंबी श्रृंखलाओं की कड़ी है, उसको हम थोड़ा सा समझ ले तो हमें ये कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा। जैसे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। सबसे पहले नेशन क्या होता है, पहले इसी को समझ लेते हैं कि नेशन क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक फीलिंग्स होती है। राष्ट्र एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छू सकते हो। एक फीलिंग होती है किसी भी धरती के टुकड़े के प्रति, जो ज्योग्राफिकल रूप से आप अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनके प्रति, जो आपको लगता है कि ये मेरे जो है इसी देश के निवासी हैं और इसी एरिया में रहने वाले हैं, उनकी और मेरी सेम लैंग्वेज है और सेम रिलीजन है या सेम कल्चर है या हिस्ट्री है। सेम मतलब कॉमन। इनके आधार पर कोई भी देश के निवासी या किसी भी लैंड पे रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं, एक राष्ट्र समझना शुरू कर देते हैं कि हम एक ही राष्ट्र के निवासी। जैसे 1947 से पहले कहते थे कि हम भारतवासी हैं, हम एक राष्ट्र की संतान हैं। इस तरह से राष्ट्र का मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा या कुछ लोगों का किसी आधार पर, किसी कम्युनिटी के आधार पर, किसी कॉमन चीज़ के आधार पर अपने आप को एक मानना, एक बॉन्ड फील करना। नेशन का मतलब होता है बॉन्ड फील करना, बंधन महसूस करना, किसी से जुड़ा हुआ महसूस करना, चाहे वो किसी भी आधार पर हो या इन आधारों में से कोई भी आधार ना हो, सभी जाति या सभी रिलीजन। अब वर्तमान में देखो तो राष्ट्र की जो परिभाषा है, तो मल्टी रिलीजन वाले देश भी एक क्या है, नेशन है। मल्टी लैंग्वेज वाले भी बहुत सारे जो देश हैं और बहुत सारी रेसिस के लोग एक ही नेशन में रहते हैं। तो ये पहले जो शुरू में संकीर्ण विचारधारा थी नेशन की, ये कहते थे कि कॉमन होना चाहिए, कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज। लेकिन वर्तमान में जो इंटरनेशनलिज्म का युग है, ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, उसमें नेशन का मतलब मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके प्रति आपकी क्या होनी चाहिए, एक साझी विचारधारा होनी चाहिए। आपके कुछ समाज के गोल्स होने चाहिए, एक ही कुछ एस्पायरेशन होने चाहिए। जैसे एस्पायरेशन का मतलब होता है कुछ साझी आकांक्षाएं होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल सिस्टम जो आपने बना रखा है, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके प्रति आपका फेथ होना चाहिए। आपकी जो भूमि है, जैसे भारत की भूमि, उसका जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए, वो भूमि आपसे रिलेटेड या जुड़ी हुई होनी चाहिए। यूरोप में ऐसा कब हुआ? यूरोप में ये क्या विचारधारा थी? नेशनलिज्म कैसे आया? ये विचारधारा कैसे फैली? देखो, अगर हम बिल्कुल शुरू से हिस्ट्री में जाएं तो पहले क्या होते थे, सिटी स्टेट हुआ करते थे। पहले क्या होते थे, सिटी स्टेट हुआ करते थे। इतनी बड़ी बड़ी जो स्टेट्स थी वो आज आप देखते हो वो नहीं थी। सिटी स्टेट्स थी, छोटे छोटे शहरी राज्य थे। जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के राज्य बनाए गए, उनके छोटे छोटे से राजा होते थे। लेकिन उसके बाद ये सिटी स्टेट्स जो हैं वो बड़े बड़े राज्यों में बदल गए, किंगडम हो गए। ठीक है। और राजा जो है बहुत पावरफुल हो गया। इस किंगडम को दो पावर्स चला रही थी, एक तो आपका किंग था जो और दूसरा था चर्च।
जो किंग था वो आपके पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ उनको कंट्रोल कर रहा था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ पे, और जो चर्च था वो आपके रिलीजन पे, रिलीजियस लाइफ पे कंट्रोल कर रहा था। जो राजा था वो कोई चुना हुआ नहीं था आज की तरह, आपको पता है, वो हेरिडिटरी के आधार पर जो उसको साम्राज्य मिला है उसके फोर फादर्स से, अपने पिता से, उसके आधार पर ही जो राजा थे के वंशज जो होते थे वो शासन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो ये हैं वंशज, एक ही देश में बहुत सारे वंश, बहुत सारे डायनेस्टी जिसे बोलते हैं डायनेस्टी, वो शासन करने लगी थी, ठीक है। इस तरह से एक ही देश पर बहुत सारे वंशों का शासन हो गया, और उसके साथ साथ जो जनता पर है, जो आम पब्लिक लाइफ थी, पब्लिक लाइफ पर जो राजा थे, किंग थे और चर्च थे, उनका जो कंट्रोल है वो बढ़ता गया। राजा जो है वो जो पब्लिक की पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ का मतलब होता है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, कौन किसकी नियुक्ति होगी महत्वपूर्ण पदों पर, आम जनता के लिए क्या करना है, किस तरह के फरमान जारी करने हैं, और इकोनॉमिक रूप से किस पे टैक्स लगेगा, कृषि पर कितना लगेगा, किस तरह से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड कैसे होगी, किस देशों के साथ होगी, पैसा रुपये का जो फॉर्म है वो कैसी होगी, ये सब चीज़ें राजा देखता था। और जो रिलीजियस लाइफ थी जनता की वो कौन देखता था, वो चर्च देखता था। इवन चर्च का डोमिनेशन इतना था, इतना डोमिनेशन था चर्च का कि जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से तो रिलीजियस जो कस्टम होते थे वो भी निभा नहीं सकते थे, मतलब उन्हें जीना पड़ता था जो चर्च कहता। इवन उनका क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है, कैथोलिक ईसाई धर्म है, दो तरह के धर्म है यूरोप में, एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है और एक कैथोलिक है। जो कैथोलिक धर्म था वो रूढ़िवादी धर्म था, और प्रोटेस्टेंट जो धर्म की एक शाखा है क्रिश्चियन की, वो काफ़ी आगे जाके लिबरल हो जाते हैं विचारों में, लिबरलिज्म में पढ़ाऊंगी आपको। तो चर्च का इतना डोमिनेशन था। दूसरी बात, चर्च को राजा की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें उपहार में दी गई थी, जिसकी वजह से जो पादरी वगैरह थे, जो परिष्ठ थे वहाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। और जनता जो है वो टैक्सेस के भार से, बर्डन से दबी हुई थी, और टैक्स भी ज़्यादातर किसको लगाया जाता था, जैसे तीन तरह के लोग होते हैं, एक रिच होते हैं जो राजा के फेवरेट व्यक्ति होते हैं या उनकी घर जो वंश या परिवार से रिलेटेड होते हैं जिन्हें नोबल बोलते थे, और जो दूसरे हैं वो मिडिल क्लास होती है जो प्रोफेशनल थे, जो डॉक्टर वगैरह या व्यापारी वगैरह थे, और नीचे पीजेंट थे आपके। उस टाइम पीजेंट जो है हर देश में किसी न किसी शोषण के शिकार थे। तो इस वजह से जो ये गरीब लोग थे, चर्च उन्हें ये कहता कि आप गरीब इसलिए हो क्योंकि ये आपके पुराने कर्मों का फल है। भाग्यवाद में उनका विश्वास करवा दिया। उनको ये नहीं है कि उसके जो बुरी स्थिति है उसका कारण तो चर्च और राज्य का शोषण है। भारी टैक्स लगाना, चर्च के द्वारा और बहुत सारी रूढ़ियों में जकड़ देना, ये कारण जनता पब्लिक की पॉवर्टी के थे, ना कि उनका भाग्यवाद या पुराने जो पिछले जन्मों के पाप हैं वो थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिटी स्टेट से हम कहाँ आ गए, किंगडम पे।
ये क्रॉनिक मैं एक चार्ट बना रही हूँ आपका। ये सिटी स्टेट्स हैं, उसके बाद क्या है आपके किंगडम हैं, और किंगडम में आपको मैंने बता दिया था दो वो हैं, एक किंग है और एक आपका चर्च है। उसके बाद क्या आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ उद्योगीकरण, और उद्योगीकरण आपको पता है जब साइंस और टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नई नई मशीनों का प्रयोग, नई नई तकनीकों का प्रयोग, और ये कब होगा, जब साइंस की खोजें होंगी और टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा। उसके साथ क्या हुआ, इस समाज में जो तीन तरह के समाज थे उनमें एक नया वर्ग पैदा हुआ जो बहुत मजबूत था, वो था मिडिल वर्ग। अब मिडिल वर्ग जो था, मिडिल जो क्लास के लोग थे, वो पढ़े भी लिखे भी लोग थे, और दूसरे वो किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। और दूसरी तरफ अब मनुष्य जैसे गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट पैदा हुए जिन्होंने कहा कि जिन्होंने ग्रह, प्लैनेट्स वगैरह की और सितारों की खोज की, और उन्होंने बताया कि गैलीलियो ने ही बताया था कि हमारी पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, और उन्होंने कहा कि हजारों लाखों दूर जो हमारे ग्रह हैं उनका हमारे जीवन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इल्यूजन चर्च ने या पादरियों ने फैलाया हुआ है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ये जो आपकी पॉवर्टी है या आपकी मिजरीज है, मिजरीज मैंने गरीबी है, वो दुखों का कारण है, वो आपकी भाग्य नहीं है, ये सितारे नहीं हैं जो लाखों किलोमीटर की दूरी पर हैं, बल्कि ये किंग और आपका चर्च है जो आपका शोषण कर रहा है। इसलिए जो पढ़े लिखे तबके थे उन्होंने आम लोगों में ये जो भ्रांतियां फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए ये नॉलेज फैलाई कि अगर व्यक्ति जो है वो अपने भाग्य का निर्माता खुद है, अपने भाग्य का निर्माता वो खुद है, क्योंकि उसमें रीजन है, रीजन मैंने उसमें तर्क है। तर्क का मतलब अगर आपको राजा या चर्च कुछ कहता है तो आप उससे जवाब मांगे कि मैं ये क्यों करूं या ये क्या है, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूजा पाठ करने के लिए कहे तो आप कहे कि मैं ये क्यों करूं, और जब आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले उस जवाब से वो आप ना करिए। और ये रीजन जुड़ा हुआ साइंस से, जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ग्रेविटेशन की खोज की थी किसने, न्यूटन ने। तो न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी हमें सारी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो इसका कारण ग्रेविटेशन की थ्योरी है। तो ये तर्क का उदय हुआ कि चीजें पृथ्वी की तरफ आती हैं तो ग्रेविटेशन के कारण आती हैं, किसी महान शक्ति की वजह से नहीं आती। जैसे पहले तो अगर किसी कोई अकाल पड़ जाता तो किसी की बलि वगैरह दी जाती, और इस आधार पर यह कहा जाता कि जो बलि है इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि इससे बरसात हो जाएगी। जब साइंस का आविष्कार होगा, साइंस से पता चलेगा कि आपकी बरसात क्यों नहीं हुई, उसका कारण क्या है, जब हमें मौसम की जानकारी होगी, और वो होगी हमें टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह के जो भ्रम चर्च ने फैला रखे थे वो एकदम खत्म हो गए और लोगों में ज्ञान का विस्तार हुआ। इसे बोलते हैं रेनेसांस, जिसे बोलते हैं पुनर्जागरण। लोगों में पुनर्जागरण आया, मतलब पहले वो अज्ञान के अंधेरे में थे, अब क्या है उन्हें नॉलेज होने लगी, और साथ साथ में इस वजह से फिर लोग क्या है वो चर्च और राजाओं के खिलाफ हो गए। अब उनको महसूस हुआ जो भी आपकी गरीबी का कारण है, मिजरीज का कारण है, वो चर्च और किंग हैं, और इनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे किंग उस टाइम बहुत पावरफुल होते थे। फ्रांस का की जो एक शासक था लुइस 14वां 14th, ये कहता था कि मैं पृथ्वी पर उसका भगवान का दूत हूँ और मुझे कोई हटा नहीं सकता, मैं सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ। तो इस तरह के राजा को जब
लोग ये समझने लगे कि ये राजा ही कोई भगवान के दूत नहीं है, सभी व्यक्तियों को समान भगवान ने बनाया है, सभी इक्वल हैं। तो ये संभव हुआ कि चर्च और जो राजा थे उनका जो जुआ था लोगों पर वो फेंके, और इसलिए जो है बहुत सारी क्रांतियां उसमें आई। तो हम तीसरा जो चार्ट बना रहे थे सिटी स्टेट, और सिटी स्टेट के बाद किंगडम, और किंगडम के बाद हमने क्या बनाया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक शब्द आया लिबरलिज्म, उदारवाद जिसे बोलते हैं, लिबरलिज्म। अब ये लिबरलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जितने भी क्रांतियां हुई या जितने भी रिबेलियन विद्रोह हुए या राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, वो लिबरलिज्म के कारण ही थे। लिबरलिज्म का बहुत बड़ा जो जुड़ाव है वो किसके साथ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और मैंने कहा था कि तर्क का उदय हुआ इसके द्वारा, लिबरलिज्म के द्वारा जो बहुत सारी बंदिशें मनुष्य पर लगाई हुई थी उससे मुक्ति पाने का एक तरीका था। जो लिबरलिज्म है वो किस में विश्वास करता है, इक्वालिटी में, कि हर व्यक्ति समान है, कोई राजा या रंक नहीं है, सभी को भगवान ने समान उतारा है। दूसरा वो करते थे फ्रीडम, कि व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए फ्रीडम है, वो आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन अब उसे बंदिशों में जकड़ा हुआ है। ये रूसो ने कहा था कि मनुष्य आज़ाद पैदा हुआ था लेकिन अब वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। लिबरलिज्म किस में विश्वास करता है, इक्वालिटी में विश्वास करता है कि कोई भी राजा या कोई भी नौकर नहीं है, सर्वेंट नहीं है, सभी समान है और सभी को इस जितने भी रिसोर्सेज हैं समाज को उसका सभी तरह से यूज करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति की डोमिनेशन की ज़रूरत नहीं है, राजाओं की ज़रूरत नहीं है। दूसरा था फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, कि स्वतंत्रता जरूरी है व्यक्ति, क्योंकि भगवान ने व्यक्ति को आज़ाद पैदा किया था, उसे बोलने की आज़ादी दी है, उसे लिखने की आज़ादी दी है, उसे पढ़ने की आज़ादी दी है, उसे काम करने की आज़ादी है। जो रिलीजियस बंधन चर्च ने लगाए हुए थे कि आप सिर्फ इसी धर्म का पालन करो या आप इसी तरह की पूजा करो या आप ये नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये सब गलत है। व्यक्ति हर कुछ करने के लिए आज़ाद है। दूसरी एक बड़ी अच्छी विचारधारा उन्होंने दी और उन्होंने कहा मैन इज रैशनल, मैन इज रैशनल बीइंग, रैशनल बीइंग, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसके अनुसार क्या है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी के अनुसार है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य में अब एक रैशनल है, वो रीज़न है जिसके तहत वो ये देख सकता है उसका अच्छा या बुरा क्या है। किसी दूसरी पावर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस चीज़ में उसकी अच्छाई है और किस चीज़ में बुराई है। इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि राजा और किंग हमें ये ना बताएं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। ये थ्योरी आई तो सबसे पहले ट्रेडर्स की थी। देखो मैंने बताया कि व्यापार शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई थी, इंडस्ट्रीज शुरू हो गई थी बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण। उनमें क्या हो गया था, प्रोडक्शन शुरू हो गई थी, माल बनना शुरू हो गया था। इस प्रोडक्शन को बेचना था ट्रेडर्स ने, सेल करना था, और सेल वो तभी कर सकता था जब बहुत सारे जो प्रतिबंध राजाओं ने लगा रखे थे, बहुत सारे बंधन जो लगा रखे थे वो तोड़े जाएं। और वो तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि कानूनों में नरमी बरती जाए, नए नए कानून बनाए जाए। जो पुराने ढकियानुसी कानून थे जिसे कंजर्वेटिव कहा जाता है वो ना रहें, और जो नए तरह के विचार हैं वो समाज में आए। नए तरह के विचार, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, वो भारत से बाहर जाना चाहता है अपना सामान बेचने के लिए। सदियों से लोग जाते रहे हैं, पता नहीं कब ये रूल बना कि अगर कोई समुंदर पार जाएगा तो उसको उसके समाज से, उसकी सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा, उसे
समाज के अंदर प्रवेश नहीं लिया जाएगा। अब ये ट्रेडर सामान बेचने जाएगा तो क्या होगा, सोशल कस्टम टूटेगा, और सोशल कस्टम टूटेगा तो फिर वो दोबारा आके कैसे रहेगा। इसी तरह के और सारे बहुत सारे पॉलिटिकल जो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे थे वो तोड़ने ज़रूरी थे, इस तरह के बंधन और इस तरह के सामाजिक बंधन भी। इस तरह से दो ग्रुप समाज में पैदा हो गए। जब लिबरलिज्म आ रहा था यूरोप में तो दो तरह के जो ग्रुप पैदा हो गए। एक थे लिबरल किस्म के लोग, और लिबरल का मैंने बता दिया आपको। लिबरल का मतलब उदारवादी, जो उदार विचारों के थे। वो कहते थे कि हाँ, आपकी मर्जी है, आप जैसा भी जीवन चाहें, आप इक्वल हैं, आपको फ्रीडम है, आप जो चाहे कर सके, आप एक रैशनल बीइंग हैं, आपको स्वतंत्रता है हर कुछ करने की। और दूसरे थे कंजर्वेटिव। ये सारी विचारधाराएं आपके चैप्टर में आएंगी, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है यहाँ रूढ़िवादी, वो जो पुराने ही अभी तक रीति रिवाजों पर चलना चाहते थे, जो अभी भी राजा के शासन को या चर्च के डोमिनेशन को स्वीकार करते थे, और पुराने धर्म के जो नियम थे उन्हीं को लेकर चलते आ रहे थे या चलना चाहते थे, और समाज में जो नए नए बदलाव हो रहे थे उनके खिलाफ थे। दो तरह की विचारधाराएं होंगी, लिबरल विचारधारा और कंजर्वेटिव विचारधारा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो लिबरलिज्म है उसने, क्योंकि जब बदलाव आता है, ये तो एक ट्रांजिशन का टाइम था कि दोनों में क्लैश पैदा हो रहा था, लेकिन कंजर्वेटिव बहुत समय तक शासित हो चुका था, सदियों से कंजर्वेटिव ही चलता आ रहा था। लेकिन अब जमाना क्या था, अब साइंस और टेक्नोलॉजी का युग था, तो लिबरलिज्म का जमाना था, और लिबरलिज्म को आने से कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए लिबरलिज्म आने से नए नए राज्यों का विस्तार हुआ, नई नई बातें आई, ट्रेड का विस्तार हुआ, और साइंस और टेक्नोलॉजी, बुक्स ऐसी लिखी गई, कविताएं ऐसी लिखी गई, स्टोरी, उपन्यास जो राजाओं के खिलाफ थे, चर्च के खिलाफ थे, जो स्वतंत्रता के हिमायती थे। तो क्या हुआ, राजाओं को क्या है, कुछ राजाओं ने तो मान ली कि हाँ मॉडर्न टाइम आ गया है, और वो मॉडर्निटी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ब्रिटेन जैसे देश थे, उन्होंने बिना किसी क्रांति के ही अपने देश में जो जनता की तरफ से डिमांड आई वो बदलाव ला दिए। लेकिन जो दूसरी तरफ फ्रांस जैसे देश थे, वहाँ अब भी राजा बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ फिर क्या हुई, रेवोल्यूशन हुई, क्रांति हुई। और जो लोग थे वो जहाँ लोग राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते थे, अब लोगों में इतना हौसला आ गया था कि उन्होंने राजा के खिलाफ जो है, उस टाइम जो राजा थे फ्रांस में वो थे किंग लुइस 16। ये 21 साल के थे, बहुत कम उम्र में राजा बन गए थे। राज्य जो है इनको संभालना नहीं आया, इसके चापलूस राज्य करते थे। एक इनकी रानी थी अंतोनियो, जिसको पसंद नहीं करते थे फ्रांसीसी लोग। और फ्रांस में जो लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा दुर्भर हो गया था, क्योंकि फ्रांस में भी सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी, जिसमें एक में नोबल आते थे, नोबेल थे सबसे ऊपर, जो राजा और राजा के जो आसपास के परिवार वाले या कुलीन लोग थे। बीच में मैंने बताया था मिडल वर्ग के लोग थे जो प्रोफेशनल थे, और तीसरी में थे पीजेंट थे। थर्ड स्टेट इन्हें बोलते हैं, स्टेट बोला जाता था इनको, स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट्स, थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट। और इनका जो इन पर भारी टैक्स लगाए जाते थे। वैसे तो टैक्स असूलन किस पर लगने चाहिए, जो फर्स्ट लेवल के या सेकंड लेवल के हैं, लेकिन इस सबसे ज़्यादा टैक्स इन पे लगा। और ऐसी भूखमरी आई फ्रांस में कि एक एक बोरी ले जाकर लोग एक ब्रेड का टुकड़ा मुश्किल से लेके आते थे, क्योंकि लुई 16 के टाइम जो है लोगों का पेशेंस ख़त्म हो चुका था और बर्बादी इतनी आ चुकी थी। लेकिन फिर भी शाही परिवारों में ऐसे ऐसे विदेशों से सेंट ला के छिड़के जाते थे, या खुशबुएं लगाई जाती थी, या वस्त्र ऐसे डिजाइन किए जाते थे जिन पर जनता का पैसा वेस्ट हो रहा था। तो अंत में जनता ने क्या कर दी,
रेवोल्यूशन करी। और इस रेवोल्यूशन में ज़्यादातर जो फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रेंच जो विद्वान थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे रूसो थे, वोल्टेयर थे। इन्होंने इनके लिटरेचर को पढ़ कर लोगों को ये लगा कि राजा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान ने हमें शासन करने के लिए उतारी है। वो हमारे ही तरह से आम इंसान है, और उनका कर्तव्य है कि वो आम जनता की रक्षा करे, आम जनता का कल्याण करे। अगर वो इस चीज़ में फेल होते हैं तो क्या किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है। और पहली बार 1779 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और दूसरे देशों में भी फैली, और संसार के लोगों को लगने लगा कि अगर लुइस 16 जैसे शासक को मारा जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो किसी भी देश के शासक को, किसी भी ताकतवर शासक को हटाया जा सकता है। और इसी हमारे जो इवन भारत जैसे देश जो उस टाइम ब्रिटिश के गुलाम थे, या कहीं दूसरे जो कॉन्टिनेंट थे एशिया वगैरह के, वो पुर्तगालियों के या डचों के गुलाम थे, उन्हें भी 1789 की जो क्रांति हुई उससे प्रेरणा मिलती रही। और इसमें 3 शब्द आए थे: लिबर्टी, आज़ादी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, और फ्रीडम। लिबर्टी इक्वालिटी, सॉरी, इसका तीसरा था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द आए थे, और लोगों ने, जो यूरोप के लोग और इवन संसार के लोग, इस क्रांति की जो विचारधारा थी बड़ी पसंद की गई। और फिर धीरे धीरे एक सिलसिला चल पड़ा कि इन राजाओं को हटाया जाए और अपने देशों में नए तरह का शासन स्थापित किया जाए। उसके बाद जब ये राजे हटने लगे, तो इन राजाओं के कारण जो देशों के टुकड़े थे, ज्योग्राफिकल रूप से जो एक थे, लेकिन बहुत सारे वंशों के कारण जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे इटली है, उसमें बहुत सारे 300 से भी ऊपर उसके टुकड़े हुए थे। और जर्मनी थी, ऐसे बिखरे पड़े थे सारे भूमंडल ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे नेता हुए, जैसे गैरिबल्डी हुए जर्मनी में, बिस्मार्क हुए, काबूर हुए, जिन्होंने इन राष्ट्रों को जो टुकड़ों में बटे हुए थे उनको एक कर दिया। और तब जो है ये कॉन्सेप्ट आया नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास हुआ कि राष्ट्र राज्य कैसे बने। ये एक स्टोरी थी ये चैप्टर पढ़ने से पहले इसकी बहुत बेस जानना ज़रूरी था। सारी बातें इसमें आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर से शुरू करेंगे। थैंक यू।